हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम चैप्टर 4 और चैप्टर हमारा जो इकोसिस्टम वाला चैप्टर है, यानी कि चैप्टर हमारा जो 12 है, दोनों चैप्टर जो कि आपके एग्जाम में आने हैं प्रश्न बैंक के द्वारा जो भी इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव सेट तैयार किया गया है, तो यहाँ पे पूरा का पूरा हम MCQ यानी कि इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव कवर कराने वाले हैं। चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम चैप्टर 4 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें सबसे पहले दिया गया है सत्य असत्य वाले क्वेश्चन। क्या दिया गया है? सबसे पहले दिया गया है यहाँ पे सत्य असत्य वाले क्वेश्चन देखना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि मनुष्य में जो लिंग निर्धारण है उसके लिए बाई गुणसूत्र उत्तरदायी है। तो पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा आपका सत्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मनुष्य का जो लिंग निर्धारण है वो 23वें जोड़े के XY गुणसूत्र के कारण ही होता है। तो बाई गुणसूत्र जो है उत्तरदायी होता है लिंग निर्धारण के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक विवाहित जोड़े के पहले से ही 3 पुत्रियां हैं, अब वो चौथी संतान के लिए सोच रहे हैं, तो इस भावी संतान के पुत्र होने की संभावना क्या 100% होगी? तो आप बताइए भाई साहब, पहले से ही 3 पुत्रियां हैं तो पुत्र होने की संभावना 100% तो किसी प्रकार से हो ही नहीं सकती है। तो ये आपका हो जाएगा असत्य। दूसरा नंबर आपका क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। तो दूसरा आपको असत्य कर लेना है। तीसरा क्या कह रहा है कि जब कोई गुण एक से अधिक विपरीत जोड़ों द्वारा संचालित होता है तो उसे हम बहुविकल्पिता कहते हैं। यह बिल्कुल गलत है। क्या है? यह असत्य है। बहुविकल्पिता उसे हम नहीं कहते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है, मेंडल ने जीन को कारक कहा था, तो यह बात बिल्कुल सत्य है। चौथा आपको कर लेना है सत्य। चलिए अगला क्वेश्चन है, जीन विनिमय की क्रिया पैकेटीन अवस्था में होती है, तो यह भी बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जीन विनिमय की जो क्रिया होती है, क्रॉसिंग ओवर की जो क्रिया होती है, यह मेनली पैकेटीन अवस्था में ही होती है। अगला है, गुणसूत्रों का एक क्रम निश्चित क्रम में कैरियोटाइप कहलाता है। तो गुणसूत्रों का एक निश्चित क्रम जो होता है वो कैरियोटाइप कहलाता है। यह बात भी बिल्कुल सत्य है। मतलब आपको ये 6वें नंबर को भी आपको क्या कर लेना है? सत्य कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोग में चना के पौधे का चयन किया, तो यह बात तो भाई साहब बिल्कुल गलत है, क्योंकि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था? पाइसम सटाइवम यानी कि मटर के पौधे का। तो यह आपका हो जाएगा असत्य। चलिए अगला क्वेश्चन है, लिंग निर्धारण की क्रिया MN गुणसूत्रों पर निर्भर करती है, तो यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि लिंग निर्धारण की जो क्रिया होती है वो XY गुणसूत्रों पर निर्भर करती है। तो यह भी आपका क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। चलिए सबसे पहले आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कौन सा सत्य है कौन सा असत्य। इसके बाद अब हम चलते हैं आगे की ओर। तो अब आप देखेंगे इसके आगे हमारा क्या है? इसके आगे सही जोड़ी वाले क्वेश्चन है। कौन से क्वेश्चन है? इसके बाद अब आपको सॉल्व करना है सही जोड़ी वाले क्वेश्चन। चलिए सही जोड़ी का पहला सेट हमको तैयार करना है। पहला सेट में आप देखिए, टर्नर सिंड्रोम दिया गया है, दात्र कोशिका अरक्तता, द्विसंकर क्रॉस फिनोटाइप और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। चलिए यहां पे कौन किसका हो सकता है आपको बताना है। सबसे पहले अगर हम देखें तो टर्नर सिंड्रोम में क्या हो जाता है भैया? टर्नर सिंड्रोम में लिंग गुणसूत्र में क्या हो जाता है? एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है। मतलब 2A यहां पे रहेगा ही, और X के साथ ये जो 0 आ गया है ना, यही है आपका टर्नर सिंड्रोम। क्योंकि क्रोमोसोम की संख्या यहां पे देखिए एक गुणसूत्र की क्या हो गई है? कमी हो गई है। यहां पे या तो XX होता है या तो XY होता है, तो एक गुणसूत्र यहां से निकल चुका है। तो सीधी सी बात है, एक गुणसूत्र की कमी आ गई है टर्नर सिंड्रोम में, वो भी किसमें? ऑटोसोमल गुणसूत्रों में नहीं, वो भी लिंग गुणसूत्रों में। X के साथ जो X के साथ Y रहता है, इसमें एक गुणसूत्र की कमी आ गई है। तो आपका पहले नंबर का क्या हो जाएगा? पहले का तो हो जाएगा आपका हो जाएगा अ नंबर। पहले का तो आपका सामने ही लिखा है, तो पहले का आपका अ नंबर हो गया। फिर दूसरा है दात्र कोशिका अरक्तता, जिसका की नाम है सिकल सेल एनीमिया। तो यह अप्रभावी लिंग गुणसूत्रों के कारण होता है। तो इसका हो जाएगा अप्रभावी अलिंग क्रोमोसोम, यानी इसका हो जाएगा दूसरे नंबर का हो जाएगा द नंबर। क्या हो जाएगा? दूसरे का हो जाएगा आपका द नंबर। फिर तीसरा देखिए, द्विसंकर क्रॉस फिनोटाइप, इसका तो क्या हो जाएगा भैया? 3:1, तो इसका तो सामने सामने है। ठीक। तो इसका तो सा हो जाएगा। तीसरे का हो गया आपका सा नंबर।
चौथा बचा आपका क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो ऑप्शन भी हमारे पास एक ही बचा है। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या हो जाता है, जो हमारा लिंग गुणसूत्र होता है उसमें एक अतिरिक्त एक्स क्रोमोसोम आ जाता है। तो यहाँ पे 22 जोड़े और जो 23वां जोड़ा है उसमें 2 एक्स की जगह में, एक एक्स की जगह में एक अतिरिक्त एक्स क्रोमोसोम आ गया है। तो इसमें 2 एक्स और एक वाई गुणसूत्र हो जाते हैं, मतलब लिंग गुणसूत्र में 2 की जगह यहाँ पे 3 गुणसूत्र हो जाते हैं। तो ये आपका हो जाएगा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का, मतलब चौथे का आपका हो जाएगा ब नंबर। चौथे का आप क्या कर लेंगे, ब नंबर कर लेंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम दूसरा सेट इसका तैयार करते हैं। चलिए अब इसका दूसरा सेट देखिए आप। दूसरे सेट में क्या क्या ऑप्शन दिया गया है। कॉलम ए में आपका दिया गया है 2n-1, उसके नीचे है गामा किरण, फिर है बहुल फिनोटाइप और इसके बाद है समान एलील। तो देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, 2n-1 का मतलब क्या है कि अगर द्विगुणित गुणसूत्रों में से एक गुणसूत्र की क्या हो जाए, कमी हो जाए, मतलब जोड़े में से अगर एक गुणसूत्र की क्या हो जाए, कमी हो जाए, तो इस स्थिति को हम बोलते हैं मोनोसोमी। क्या बोलते हैं, मोनोसोमी। तो पहले नंबर का तो आपका सामने ही दिया है, तो पहले का आपका हो जाएगा आ नंबर, जो कि आपके सामने ही दिया गया है, तो पहले का डायरेक्ट सामने हो जाएगा मोनोसोमी। दूसरा है गामा किरण। गामा किरण का क्या हो जाएगा आपका उत्परिवर्तन। क्या हो जाएगा, उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन। म्यूटेशन के कारण ही गामा किरणों का इफेक्ट होता है। तो आपको गामा किरण का कर लेना है द नंबर, तो दूसरे का हो जाएगा द नंबर। तीसरा है बहुल फिनोटाइप। बहुल फिनोटाइप का क्या होगा, बहुल फिनोटाइप का होता है प्लियोट्रॉपिक जीन, यानी तीसरे का भी सामना हो जाएगा, सामने का सामना हो जाएगा, ठीक। तो तीसरे का हो जाएगा स नंबर। और चौथा ऑप्शन दिया गया समान एलील। समान एलील समान होते हैं, सीधी सी बात है, समझात होते हैं एक दूसरे के, तो ये चौथे का हो जाएगा बी नंबर। तो चौथे का आपका हो गया ये बी नंबर, ठीक। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसके बाद अब हम इसका तीसरा सेट भी दिया गया इसमें, तो सही जोड़ी का अब हम तीसरा सेट तैयार करेंगे। तो चलिए सही जोड़ी का हम तीसरा सेट तैयार करते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले दिया गया है कॉलम ए में हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया हमको पता है कि ये क्या होता है, एक यक्ष संलग्न रोग होता है, मतलब गुणसूत्रों पर अगर एक यक्ष गुणसूत्रों पर अगर क्या होता है कोई अप्रभावी जीन आ जाता है, जैसे एच जीन आ जाता है, तो हीमोफीलिया रोग होता है। फिर सर्वग्राही रक्त समूह। तो सर्वग्राही रक्त समूह क्या होता है, ए बी होता है, यानी सर्वग्राही रक्त समूह का क्या हो जाएगा आपका, चौथे का तो हो जाएगा आपका ब नंबर, ठीक। द्विसंकर क्रॉस का क्या होता है, द्विसंकर क्रॉस का रेशियो होता है 9:3:3:1, तो दूसरे नंबर तीसरे का हो जाएगा आपका द नंबर, तो तीसरे का हो गया आपका द नंबर। फिर सर्वमान्य रक्तदाता समूह कौन सा हो जाएगा, ओ हो जाएगा, तो दूसरे का हो जाएगा आपका सा नंबर। हीमोफीलिया का हो जाएगा आपका पहले का यहाँ पे आ नंबर होना चाहिए, तो आ नंबर बना लीजिए इसको, तो पहले का हो जाएगा आ नंबर, ठीक। तो ये चारों आसानी से आप इसको क्लियर कर सकते थे, क्योंकि कोई कठिन नहीं है। तो ये सारे के सारे हमने जो चैप्टर 4 यानी वंशागति और विविधता का जो सिद्धांत है, इसमें प्रश्न बैंक के जितने ऑब्जेक्टिव थे हमने आपको कवर करा दिया। चलिए इसके बाद अब हम इसी में देखते हैं चैप्टर जो हमारा इकोसिस्टम है, यानी कि पारिस्थितिक तंत्र जो हमारा है। अब आप देखेंगे पारिस्थितिक तंत्र वाला जो चैप्टर है, पारिस्थितिक तंत्र वाले चैप्टर के पूरे यहाँ पे हम अब देखेंगे इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव, ठीक। तो ये आ गया हमारा इकोसिस्टम यानी कि परितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र आप इसको कह सकते हैं। चलिए अब इस चैप्टर की बात करते हैं। तो इसमें भी सबसे पहले सत्य असत्य दिया गया है, क्योंकि इस चैप्टर से सत्य असत्य क्वेश्चन त्रैमासिक एग्जाम में आने की संभावना ज्यादा है, इसलिए सबसे पहले सत्य असत्य तैयार किया गया है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र 2 घटकों से मिलकर के बनी इकाई होती है, जैविक घटक और अजैविक घटक। क्या बात सत्य है, तो बिल्कुल सत्य है। हमने ये चैप्टर पढ़ाया नहीं है, अलग बात है, लेकिन आप पुरानी वीडियो में जाकर के इसका कोई भी टॉपिक या कोई भी लेक्चर आप देखना चाहते हैं तो आसानी से जाकर के देख सकते हैं। और ये चैप्टर इकोसिस्टम भी हमारा स्टार्ट ही होने वाला है, क्योंकि चैप्टर 4 हमारा लगभग खत्म हो चुका है। चलिए तो पारिस्थितिक तंत्र के 2 घटक होते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक, बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, पहले को आपको कर लेना है सत्य, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिक तंत्र के जो जैविक घटक होते हैं, जैविक घटक के अंतर्गत उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक आते हैं, ये बात सत्य है कि असत्य, तो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जो जैविक घटक या बायोटिक कंपोनेंट होते हैं उनमें प्रोड्यूसर, कंपोजर और डिकम्पोजर, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर, मतलब प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर तीनों आते हैं, ठीक। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे जो दूसरा है ये भी क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, क्योंकि पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक भी आता है, उपभोक्ता भी आते हैं और अपघटक भी आते हैं। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक के अंतर्गत जलवायु
तथा ताप आते हैं। जो अजैविक घटक होता है किसी भी इकोसिस्टम का जो अजैविक घटक है, एबायोटिक कंपोनेंट है, उसके अंतर्गत बोला गया है कि जलवायु और ताप आते हैं। तो ये बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जो अजैविक घटक होते हैं उसके अंतर्गत आर्द्रता, नमी, ताप, पानी ये सब आता है। अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले वैज्ञानिक टेंसले ने किया था। तो यह बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि 1935 में सबसे पहले एजी टेंसले ने ही इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक वाले भाग अपना भोजन एक दूसरे से श्रृंखला के रूप में प्राप्त करते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पारिस्थितिक तंत्र में सभी एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं भोजन के लिए। जैसे प्रोड्यूसर के ऊपर फिर कंज्यूमर जो है आश्रित रहते हैं, यानी उत्पादकों के ऊपर उपभोक्ता आश्रित रहते हैं। फिर जब उपभोक्ता खत्म हो जाते हैं तो अब घटक उनका भक्षण करते हैं। तो कुल मिलाकर के सभी एक दूसरे पर एक क्रम पर निर्भर रहते हैं। तो यह भी आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विभिन्न श्रृंखलाएं आपस में मिलकर खाद्य जाल बनाती है। तो बिल्कुल विभिन्न खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर के आपस में खाद्य जाल बनाती हैं। तो यह भी आपका हो जाएगा सत्य। चलिए अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। तो हमेशा आपको याद रखना है कि जो एनर्जी का फ्लो होता है, ऊर्जा का जो प्रवाह होता है, वो हमेशा एक दिशीय होता है। तो आपका हो जाएगा एक दिशीय। ठीक, चलिए अब इसके बाद हम चलते हैं कहां, इसके बाद हम चलते हैं अब अगले क्वेश्चनों पर। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले इतने क्वेश्चनों का। चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं आगे क्या है। अभी और सत्य सत्य कई सारे हैं, इनको भी देख लेते हैं। इसके बाद देखिए पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश होता है। तो बिल्कुल सत्य बात है। पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम में जो एनर्जी का मेन स्रोत है वो क्या होता है, सूर्य होता है। अगला क्वेश्चन है जब एक पादप समुदाय दूसरे समुदाय में परिवर्तित हो जाता है तो इस क्रिया को हम अनुक्रमण या सक्सेशन कहते हैं। तो बिल्कुल कहते हैं, यह भी आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले वैज्ञानिक मेंडल ने किया था। तो यह बात बिल्कुल गलत है, तो यह हो जाएगा आपका असत्य। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक वाले भाग अपना भोजन एक दूसरे से श्रृंखला के रूप में प्राप्त करते हैं। तो यह बात बिल्कुल सत्य है। ठीक, यह क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दिया गया है, यह बात बिल्कुल सत्य है। अगला क्वेश्चन है विभिन्न श्रृंखलाएं आपस में मिलकर खाद्य श्रृंखला बनाती है। तो यह बात गलत है भैया, क्योंकि विभिन्न खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर के खाद्य श्रृंखला नहीं बनाती हैं, खाद्य जाल बनाती हैं। तो यह आपका गलत हो जाएगा। अगला है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो बहुदिशीय होता है। तो यह बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि किसी भी इकोसिस्टम में जो एनर्जी का फ्लो होता है, ऊर्जा का प्रवाह होता है, वो हमेशा एक दिशीय होता है। ठीक, तो आपका बहुदिशीय दिया गया यहां पे, तो गलत है, असत्य हो जाएगा। फिर अगला है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश होता है। तो ये आपका हो जाएगा बिल्कुल सत्य। ठीक, इसका भी आप जल्दी से पूरे के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद हमारे अब कौन से क्वेश्चन है। देखिए सही जोड़ी वाला क्वेश्चन भी दिया गया है एक सेट, यहां पे इसका भी तैयार कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले दिया गया है 10% नियम। तो हम आपको बता दें कि 10% नियम का मतलब क्या है कि जो इकोसिस्टम होता है उसमें जो एनर्जी का फ्लो होता है वो हमेशा 10% ही होता है। जैसे उत्पादक के पास अगर मान लीजिए 100% एनर्जी आई सूर्य के प्रकाश के द्वारा, तो उसके पास 100% एनर्जी में से 90% एनर्जी जो है वह अपने स्वयं के कार्यों में लगा लेगा। बचेगी जो 10% एनर्जी वो कहां चली जाएगी, फिर प्राथमिक उपभोक्ताओं के पास चली जाएगी। तो इस प्रकार से जो ऊर्जा का प्रवाह होता है एक लेवल से दूसरे लेवल पे, वो कितने परसेंट होता है, 10% होता है। तो ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो होता है 10%। तो 10% नियम क्या हो जाएगा, ऊर्जा प्रवाह हो जाएगा। यानी आपका पहले का क्या हो जाएगा, पहले का आपका हो जाएगा ये ऊर्जा प्रवाह, यानी कि पहले का आपका हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा, पहले का बी नंबर। फिर दिया गया शेर, सांप और चीता ये तृतीयक उपभोक्ता होते हैं। क्या होते हैं, तृतीयक उपभोक्ता। ये दिया गया ए नंबर पे ऑप्शन, तो ए हो जाएगा इसका सही ऑप्शन। ठीक, फिर पायोनियर समुदाय, पायोनियर समुदाय का क्या हो जाएगा, पादप प्लवक, मतलब ये तो सामने का सामने हो जाएगा। ठीक है, तो पायोनियर समुदाय तीसरे का हो जाएगा आपका सा नंबर, पादप प्लवक। फिर चौथा दिया गया है कवक एवं जीवाणु, बैक्टीरिया और फंगाई। तो ये क्या होते हैं, अपघटन करता होते हैं। क्या होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं दोनों। तो आपको याद रखना है जीवाणु और कवक क्या होते हैं, अपघटन करता होते हैं। यानी इसका क्या हो जाएगा आपका जीवाणु एवं कवक का हो जाएगा आ नंबर। तो आपका चौथे का क्या हो जाएगा, चौथे का हो जाएगा आपका आ नंबर। फिर चरम समुदाय, चरम समुदाय का मतलब क्या है, जो अंतिम अनुक्रमण होता है उसको हम चरम समुदाय कहते हैं। तो क्रमक की अंतिम अनुक्रमण, यानी यहां पे पांचवे का हो जाएगा आपका द नंबर। तो ये हो गया पांचवे का आपका द नंबर। तो ये आपका सही जोड़ी भी कंप्लीट हो गया। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं अगर आप तो ले सकते हैं।
इसके बाद भी देखते हैं, अगर और कुछ क्वेश्चन होंगे तो उसको भी हम सॉल्व कराएंगे। चलिए अब इसके बाद आप देख सकते हैं, इसके बाद अब क्वेश्चन कौन सा है, एक वाक्य में उत्तर है। कुछ एक वाक्य में उत्तर भी हैं जिनको कि हमको कंप्लीट करना है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं पारिस्थितिक तंत्र की जो मूल इकाई है उसका नाम लिखना है। तो किसी भी पारिस्थितिक तंत्र की जो मूल इकाई होती है वो जीव होती है। क्या होती है? जीव होते हैं। तो जीव होते हैं या जीव मंडल होते हैं, आपको लिख लेना है, ठीक। तो ये पारिस्थितिक तंत्र की मूल इकाई होते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है कि बहुत सी खाद्य श्रृंखलाओं के आपस में जुड़ने के कारण बनने वाली संरचना का नाम लिखिए। बहुत सी खाद्य श्रृंखलाओं के आपस में जुड़ने के कारण, मतलब जब खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़ती है तो उनके जुड़ने से जो बनती है संरचना उसे हम क्या कहते हैं? तो आपको लिखना है खाद्य जाल कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उसे हम खाद्य जाल कहते हैं। आपको लिखना है यहां पे खाद्य जाल। तो ये हो गया खाद्य जाल, ठीक। तो खाद्य जाल कहते हैं, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। यानी कि पूरा का पूरा इसको हम क्या कहेंगे? फूड वेव कहेंगे। इंग्लिश में हम खाद्य जाल को क्या कहते हैं? फूड वेव। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा प्रवाह के प्रत्येक स्तर पर कितने प्रतिशत ऊर्जा का ह्रास होता है? देखिए अगर आपसे यहां पे ये पूछा गया होता ना कि ऊर्जा का प्रवाह कितने परसेंट होता है तो आप लिखते 10%। लेकिन यहां पे क्या पूछा गया कि ऊर्जा की हानि कितनी होती है। तो हर एक लेवल में आप जाएंगे तो हमने आपको क्या बताया कि 100% अगर एनर्जी मान लीजिए प्रोड्यूसर या उत्पादक के पास आई तो उसमें से 90% एनर्जी तो वो स्वयं नष्ट कर लेता है अपने कामों में। यानी 90% एनर्जी का क्या होता है? एनर्जी नष्ट हो जाती है। तो एनर्जी का जो ह्रास होता है कितने परसेंट होता है प्रत्येक स्तर पर? तो आपको याद रखना है 90%, यानी कि 19%, ठीक, 90%। अगला क्वेश्चन है, एक समान आपस में प्रजनन योग्य जीवों के समूह को क्या कहते हैं? तो आपको याद रखना है एक समान प्रजनन योग्य जो जीवों का समूह होता है उसे हम प्रजाति या स्पीसीज कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम प्रजाति या स्पीसीज कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक उपभोक्ता का नाम लिखना है। एक प्राथमिक उपभोक्ता का नाम लिखना है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, खरगोश लिख लीजिए, आप हिरण लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक द्वितीयक उपभोक्ता का नाम लिखना है। तो द्वितीयक उपभोक्ता का नाम भी आप लिख सकते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता का नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं। हम लिख लेते हैं भेड़िया लिख लेते हैं, ठीक है। तो जो मांसाहारी है किसी भी एक मांसाहारी जीव का नाम लिखना है, ठीक। एक तृतीयक उपभोक्ता का नाम भी लिखना है। तो तृतीयक जो उपभोक्ता होते हैं, टर्सरी कंज्यूमर्स जो होते हैं, ये उच्च उपभोक्ता होते हैं। तो इसमें आप लिख लीजिए बाघ लिख लीजिए आप। तो ये हो गया तृतीयक उपभोक्ता। फिर एक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का नाम लिखना है। तो स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का नाम कौन सा भैया? तो आप लिख सकते हैं वन पारिस्थितिक तंत्र। तो जो वन में पारिस्थितिक तंत्र है वो क्या है? एक प्रकार का स्थल में ही है, तो उसे हम स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र बोलेंगे। तो वन पारिस्थितिक तंत्र, वन पारिस्थितिक तंत्र, वन पारिस्थितिक तंत्र, ये हो गया वन पारिस्थितिक तंत्र। अगला क्वेश्चन है, एक जलीय पारिस्थितिक तंत्र का नाम लिखना है। तो किसी जल में पाए जाने वाले इकोसिस्टम का नाम लिखना है। तो आप लिख सकते हैं तालाब पारिस्थितिक तंत्र, तालाब पारिस्थितिक तंत्र, तालाब पारिस्थितिक तंत्र, तालाब पारिस्थितिक तंत्र। तो इसका राइट आंसर आप लिख सकते हैं तालाब पारिस्थितिक तंत्र। चलिए इनका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम बाकी के क्वेश्चन भी कवर करा रहे हैं। तो इनके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सबसे बड़े पारिस्थितिक तंत्र का नाम लिखिए। तो सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? जीव मंडल है। क्या है? जीव मंडल है। जीव मंडल से बड़ा तो कोई पारिस्थितिक तंत्र नहीं है, ठीक है। तो जीव मंडल इसका राइट आंसर आप लिख लेंगे। सबसे बड़े पारिस्थितिक तंत्र का नाम क्या हो जाएगा? जीव मंडल, जीव मंडल, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, परभक्षी का नाम लिखना है। किसी ऐसे परभक्षी का मतलब होता है जो दूसरों का भक्षण करने वाले पक्षी हैं, तो वो परभक्षी कहलाएंगे। तो परभक्षी का नाम लिखना है तो आप लिख लेंगे बाज। क्या लिख लेंगे? एक लिखना है तो आप लिख लेंगे बाज। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक उच्च मांसाहारी जीव का नाम लिखना है। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, बाघ लिख लीजिए आप, तो बाघ लिख सकते हैं आप, शेर लिख सकते हैं आप, कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो ये पूरा हमने आपको जो हमारा पूरा का पूरा इकोसिस्टम वाला चैप्टर है, पारिस्थितिक तंत्र चैप्टर है, इसके भी हमने आपको पूरे ऑब्जेक्टिव कवर करा दिए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।